गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं अजयपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। कल को लेकर के मैं आपके बीच में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। कल 24 मई को हम अपना सेकंड वार्तालाप सेशन लेके आ रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल सेशन है। ये हर एज ग्रुप के लिए, याद रखिएगा, हर एज ग्रुप के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा और कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, हर एज ग्रुप के लिए और हर जेंडर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ हमारी स्टेटस को आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स कीजिएगा, अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स और नियर और डियर वन को टैग कीजिएगा, और ताकि 24 जनवरी के इस इम्पोर्टेंट सेशन को वो बिल्कुल भी मिस ना करें। आइएगा, आज हम स्टार्ट करते हैं मुग़ल एम्पायर के बारे में। आज मैं आपको लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। उत्तर मुग़ल, ये वो मुगल्स थे जो औरंगजेब के बाद 1707 से 1857 एडी तक ईस्वी तक रूल करते हैं। इतिहास के नज़रिए से ये मुग़ल राजा बिल्कुल भी पावरफुल नहीं रहे। यही रीज़न था कि इनके बाद धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य का डिक्लाइन, गिरावट का दौर शुरू हो गया, और धीरे धीरे इन्हीं राजाओं की बदौलत मुग़ल साम्राज्य 1857 में भारत से पूरी तरह से समाप्त हो गया। औरंगजेब की डेथ के बाद और नए राजा बने बहादुर शाह फर्स्ट। याद रखिएगा, ये सब वंश में या हैरार्की में चल रहे हैं। औरंगजेब के बेटे ही रहे हैं बहादुर शाह फर्स्ट। 1707 से 1712 5 साल तक इन्होंने शासन किया। इनका वास्तविक नाम मुअज्जम था, लेकिन ये बहादुर शाह फर्स्ट के नाम के साथ और सिंहासन पर बैठे। उस समय के इतिहासकारों ने बहादुर शाह फर्स्ट को शाह बेखबर का टाइटल दिया है। शाह बेखबर मतलब शाह को अपने साम्राज्य को लेकर के कोई भी खबर नहीं थी। अगर मैं बात करूं बहादुर शाह फर्स्ट की, तो इन्होंने मराठा और सिखों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध, बेटर रिलेशन बनाए। इन्होंने मराठाओं की तरफ से शाहू को 1707 में रिलीज़ कर दिया। मैं आपको बता दूं, शाहू संभाजी के बेटे और छत्रपति शिवाजी के पोते थे। इन्हें औरंगजेब द्वारा 1666 में आगरा के जयपुर भवन में हाउस अरेस्ट या नज़रबंद कर लिया गया था। और जैसे ही इनकी डेथ होती है औरंगजेब की, तो 1707 में, और एक गेस्चर के रूप में, है ना, और ये रिलीज़ कर देते हैं शाहू को। बहादुर शाह की डेथ होने के बाद और 1712 में उनके बेटे नए राजा बनते हैं, जिनका नाम था जहांदर शाह। 1712 से 1713 तक 1 साल तक ही शासन रहा जहांदर शाह का। और इस शासन में भी जहांदर शाह कुछ एक चीज़ों के लिए न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा रहे, और वो सबसे ज़्यादा रहे हैं न्यूज़ में लाल कुंवर की वजह से। लाल कुंवर उनके दरबार में नाचने गाने वाली एक लेडीज़ थी, और ये लाल कुंवर से इतने इन्फ्लुएंस्ड हुए कि लाल कुंवर से बादशाह ने शादी कर ली, जबकि बाकी सैनिक, वजीर और लोग नहीं चाहते थे कि वो इनसे शादी करे। और इनकी शादी होने के बाद लाल कुंवर का इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा होने लग गया। और यही रीज़न था कि इस राजा को इतिहास में लंपट मूर्ख का टाइटल दिया गया। ये टाइटल जरूर याद रखिएगा। हिस्ट्री में जहांदर शाह को कहा गया है लंपट मूर्ख। जहांदर शाह किसकी सहायता से राजा बने? याद रखिएगा, हिस्ट्री में बार बार क्वेश्चन आएगा कि मुगलों में किंग मेकर कौन थे। किंग मेकर को हिंदी में कह देते हैं नृप निर्माता। ये वो रहे हैं जिन्होंने राजाओं को तो बनाया, लेकिन जो कभी भी राजा नहीं बने। इतिहास में मुगल्स में और दो सैयद ब्रदर्स रहे हैं, जिन्हें हम सैयद बंधु के नाम से भी जानते हैं। ये सैयद ब्रदर्स रहे हैं हुसैन अली खां, और दूसरे इनके भाई रहे हैं अब्दुल्ला खां। ये दोनों मुगल साम्राज्य में वजीर के पद पर कार्य करते थे। और
जहांगीर शाह के समय ये पावरफुल इतने ज़्यादा हो गए कि अब यही डिसाइड करने लग गए कि किसे अगला मुग़लों का राजा बनाना है। बशर्ते शर्त ये होती थी कि इनको जो भी राजा बनेगा वो सैयद ब्रदर्स के कहने के अनुसार ही राज या शासन करेगा। और ऐसा ही किया जहांगीर शाह ने। इसीलिए जहांगीर शाह को हिस्ट्री में कठपुतली शासक भी कहा गया है, पपेट रूलर। बेसिकली ये सैयद ब्रदर्स के इशारों पर नाचता था। और जब इसने सैयद ब्रदर्स की बातों को मानना बंद कर दिया तो सैयद ब्रदर्स द्वारा इसी के दामाद से और 1713 में इसकी हत्या करवा दी गई। और फिर अगले राजा बने इसके दामाद, जिसका नाम था फरुख शियार। 1713 से लेकर 1719। याद रखिएगा, ये सन इन लॉ दामाद रहे हैं किसके? जहांगीर शाह के। राजा किसकी सहायता से बने? ये राजा बने सैयद ब्रदर्स की सहायता से। हिस्ट्री में फरुख शियार को एक टाइटल दिया गया है और वो टाइटल है घृणित कायर। घृणित कायर। अब इसी घृणित कायर का टाइटल क्यों दिया गया, उसके पीछे एक रीज़न है। अगर मैं बात करूं फरुख शियार की, तो फरुख शियार ने ब्रिटिशर्स को मैग्ना कार्टा साइन करके दिया। मैग्ना कार्टा को हम हिंदी में कह देते हैं शाही फरमान। और इस शाही फरमान के तहत इन्होंने बिहार, उड़ीसा बिहार, उड़ीसा और बंगाल में अंग्रेज़ों को फ्री ट्रेड परमिट या मुफ्त व्यापार के परमिट देना शुरू कर दिया। क्या रीज़न रहा और इसने क्यों मैग्ना कार्टा पे साइन किया? मैग्ना कार्टा के तहत और पहली बार, जैसे मैंने आपको बताया, इसने फ्री व्यापार करने की आज्ञा दी थी। ये वो टाइम पीरियड रहा था जब ब्रिटिशर्स को भारत में 100 साल से भी ज़्यादा हो गए थे आए हुए। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भारत में व्यापार करने से बेटर है कि भारत पर शासन या राज किया जाए। लेकिन राज करने के लिए उन्हें आर्म्स, एम्यूनेशन और गोला बारूद की ज़रूरत थी। जो भी सामान ब्रिटेन से उस समय आता था वो शिप्स, पानी की जहाज़ों से आता, तो पोर्ट्स या बंदरगाहों पे शाही सेना उस सामान की जांच करते थे, क्योंकि सामान के हिसाब से और फिर राजा उस पर टैक्स या कर लगाता था। ब्रिटिशर्स अगर इतनी बड़ी मात्रा में एमुनेशन, आर्म्स, गोला बारूद लेके आते तो उन्हें इस चीज़ का जवाब देना पड़ता कि वो इतनी बड़ी मात्रा में इन्हें क्यों ला रहे हैं। राजा ने एक शाही फरमान जारी कर दिया और कहते हैं कि ये शाही फरमान इसने सैयद ब्रदर्स के दबाव में आके जारी किया, इसीलिए इसे हिस्ट्री का घृणित कायर कहा गया है। और इसके तहत इसने बंगाल, उड़ीसा और बिहार में उनको फ्री व्यापार करने की आज्ञा दे दी। और अगर आपके पास फ्री ट्रेड परमिट है तो आपको टैक्स देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर टैक्स ही नहीं देना तो आपके सामान की जांच भी नहीं होगी। यही रीज़न था कि फरुख शियार को हिस्ट्री का घृणित कायर कहा गया है। हालांकि इसने बाद में अपनी तरफ से कहा कि ये बीमार बहुत ही ज़्यादा रहते थे, तो हैमिल्टन, जो कि एक वैद्य थे, चिकित्सक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इंग्लैंड से आए और उनकी दवाओं से इनको रिलीफ या आराम हुआ। तब इन्होंने खुश होकर के मैग्ना कार्टा पर साइन कर दिए। लेकिन ऑफ रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं था, इन्होंने सैयद ब्रदर्स के दबाव में आकर के ये काम किया था। दूसरा, अगर मैं फरुख शियार की बात करूं तो फरुख शियार के समय में ही बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई किसके द्वारा? फरुख शियार। बंदा बहादुर के बारे में हम सिख एम्पायर में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं बंदा बहादुर की, तो ये शिष्य रहे हैं सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह के। इन्होंने सोनीपत के सेरी खांडा में अपना हेडक्वार्टर बनाया और इन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी मुगल्स के साथ। लेकिन इनकी हत्या कर दी गई किसके द्वारा? फरुख शियार। कई बुकों में इन्हें सिखों का 11वां गुरु की उपमा या उपाधि भी दी गई है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हरियाणा में भी इसका आएगा क्योंकि सोनीपत इसका हेडक्वार्टर था। और दूसरा, इसके बारे में हम सिख एम्पायर में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। जब
फर्रुखशियार द्वारा और सैयद ब्रदर्स की बात मानने से इनकार कर दिया गया, तब 1719 में ये अंधी करवा करके और फर्रुखशियार की हत्या कर देते हैं। और इसके बाद नए राजा बनते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर के 1748। देखिएगा, मोहम्मद शाह की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक बहुत लंबे समय तक रूल किया। मोहम्मद शाह इतिहास का एक ऐसा राजा रहा है जो उस समय युवतियों के प्रति आकर्षित बहुत ही ज़्यादा था। राजा की कुछ और फिलॉसफी भी रही है, जैसे राजा दिन के हिसाब से अपने वस्त्र बदलते थे और राजा कई बार न्यूड होकर के, नग्न होकर के भी और अपने दरबार में आ जाते थे। इसके कुछ इसी गुणों के कारण हिस्ट्री में मोहम्मद शाह को रंगीला राजा का टाइटल भी दिया गया है। तो अगर आप बुक में कभी भी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पूरा इसका नाम लिखा मिलेगा, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन रहे हैं, इनकी काफ़ी रचनाएं हैं, तो याद रखिएगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट संगीतज्ञ रहे हैं। कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मोहम्मद शाह रंगीले के समय हुई। फर्स्ट, इनके जो सेनापति रहे हैं हैदर बेग वजीर, तो हैदर बेग द्वारा और सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधुओं की क्या कर दी गई, हत्या। और इसी के साथ किंग मेकर का कॉन्सेप्ट मुगलों से ख़त्म हुआ। क्यों? क्योंकि सैयद ब्रदर्स की ही क्या कर दी गई, हत्या। दूसरा, इन्होंने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया। अंतिम रूप से जजिया कर को इन्होंने समाप्त कर दिया। इतिहास में जजिया कर कभी लगाया गया, कभी हटाया गया, लेकिन अंतिम रूप से उसकी समाप्ति किसके समय में हुई, मोहम्मद शाह रंगीले के समय में। अगर मैं बात करूं मोहम्मद शाह रंगीला, तो इसी के समय 1739 में बैटल ऑफ करनाल का युद्ध लड़ा गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है, याद रखिएगा। हरियाणा की हिस्ट्री में भी हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। करनाल के युद्ध में ईरान के राजा रहे हैं नादिर शाह। कई जगह पे ईरान को फारस लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ईरान को ही पहले फारस के नाम से भी जानते थे। तो ईरान के राजा नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में नादिर शाह की जीत हुई और मोहम्मद शाह रंगीले की हार हुई। और इसी जीत के साथ साथ नादिर शाह भारत से तख्ते ताउस और कोहिनूर को लेकर के फारस या ईरान चले जाते हैं। हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल से, ये कोहिनूर के बारे में। एक्चुअली कोहिनूर का पहले नाम भी कोहिनूर नहीं था। जब नादिर शाह ने अपनी वाइफ को दिखाया कि वो एक बहुत ही आलीशान हीरा लेकर के आए हैं, और जैसे ही उसने कपड़े को खोला तो कपड़े से रोशनी निकली बाहर की तरह, तो नादिर शाह की वाइफ के मुंह से अनायास ही निकल गया कोहिनूर। कोहिनूर, कू का मतलब होता है पहाड़ और नूर का मतलब है रोशनी, मतलब रोशनी का पहाड़। और इसी से धीरे धीरे कोहिनूर से चेंज होते होते और ये नाम पड़ गया कोहिनूर। मोहम्मद शाह रंगीला का व्यक्तित्व मैंने आपको बताया, इसका काफ़ी रंगीली टाइप का ही रहा है। यही कारण था कि इसके समय और भारत में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लग गई। बंगाल, अवध और हैदराबाद, ये कुछ एक ऐसे राज्य रहे हैं जिनकी स्थापना और किसके समय में हुई, मोहम्मद शाह रंगीले के समय। और इन राज्यों की स्थापना से अब मुगलिया सल्तनत का एरिया धीरे धीरे घट कर के कम होने लगा। मोहम्मद शाह की डेथ होने के बाद और 1748 में नए राजा बनते हैं अहमद शाह। 1748 से लेकर के 1754 तक इन्होंने शासन किया, अहमद शाह। अगर मैं बात करूं अहमद शाह, तो अहमद शाह के वज़ीर, इनके वज़ीर का नाम था सफदर जंग। याद रखिएगा, हम स्लैंग में और हरियाणवी लोग कह देते हैं कि दिल्ली में सफदर जंग जो हॉस्पिटल है, सफदर जंग, वो सफदर जंग नहीं है, एक्चुअली वो सफदर जंग हॉस्पिटल है।
और सफदरजंग वजीर या सेनापति रहे हैं किसके? अहमद शाह। और एक नाम में और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली दोनों ही अलग है। अगर मैं आपसे बात करूं अहमद शाह, तो याद रखिएगा कि अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली द्वारा अहमद शाह के ऊपर 5 बार आक्रमण किया गया। अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया किसके ऊपर? अहमद शाह के ऊपर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अहमद शाह कौन थे और अब्दाली कौन थे और उन्होंने क्यों अहमद शाह के ऊपर आक्रमण किया। और इस 5 बार के आक्रमण में उन्होंने दिल्ली में बहुत ही बड़ी मात्रा में लूटपाट की। अहमद शाह अब्दाली की अगर मैं बात करूं तो ये सेनापति रहे हैं किसके? नादिर शाह। नादिर शाह करनाल के युद्ध के बाद वो लूटपाट करके यहाँ से वापस चले जाते हैं, लेकिन वो अपने सेनापति को यहीं पे छोड़ जाते हैं जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को हिस्ट्री में दुर्रे दुर्रानी इसलिए क्योंकि इन्होंने और ईरान में दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की थी। या अहमद शाह अब्दाली को हिस्ट्री में युग का मोती के नाम से या के टाइटल से भी नवाजा गया है। अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार दिल्ली में आक्रमण किया, खूब लूटपाट की, और इसके बाद अहमद शाह अब्दाली दिल्ली को छोड़ करके पंजाब में अपने राज्य की स्थापना कर लेते हैं। तो ये रहे हैं हमारे अहमद शाह अब्दाली। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली के बारे में। 1754 में अहमद शाह की मृत्यु होने के बाद और नए राजा बनते हैं हमारे आलमगीर सेकंड। 1754 से लेकर के 1759। याद रखिएगा ये आलमगीर सेकंड है। क्यों? क्योंकि आलमगीर फर्स्ट जो रहे हैं या आलमगीर का जो टाइटल है वो तो औरंगजेब ने लिया था, तो ये आपकी हिस्ट्री में रहे हैं आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड के समय और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हुई, और वो चीज़ क्या हुई? वो चीज़ 23 जून 1757 को हिस्ट्री में लड़ा गया बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध था। याद रखिएगा इस युद्ध में इस मुगल राजा का कोई भी कंट्रीब्यूशन या कोई भी योगदान नहीं रहा, लेकिन ये युद्ध इसी राजा के समय लड़ा गया था। ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? इस युद्ध को उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, जो कि उस समय बंगाल के गवर्नर थे, उनके बीच लड़ा गया। सिराजुद्दौला का साथ उस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी दिया था, तो इन दोनों ने मिलकर के रॉबर्ट क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये युद्ध लड़ा। ये युद्ध बंगाल पे और एक तरीके से आधिपत्य करने के लिए लड़ा गया था, और इस युद्ध ने इस चीज़ का निर्धारण भी कर दिया कि अब बंगाल के ऊपर राज कौन करेगा। इस युद्ध को पीछे और बैकग्राउंड में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ और बता देता हूँ। ये युद्ध क्यों लड़ा गया? 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजिडी जो कि कहाँ पे हुआ था? आपका कोलकाता, और कोलकाता के भी कहाँ पे? फोर्ट विलियम फोर्ट में। क्या था ब्लैक होल ट्रेजिडी? ब्रिटिशर्स सिराज की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से और बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उन्हें लगा कि सिराजुद्दौला को हराकर और बंगाल को अपने कब्जे में लेना चाहिए, लेकिन सिराज पे आक्रमण करने के लिए उनके पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं था। उस समय एक राजा दूसरे राजा के खिलाफ र्यूमर्स या अफवाहें उड़ाते थे, और इन्हीं अफवाहों का सहारा लेकर के वो एक दूसरे पे अटैक करते थे। ऐसी ही अफवाह अंग्रेज़ों ने और सिराजुद्दौला के खिलाफ उड़ाई। उन्होंने कहा कि 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में और सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को एक रूम के अंदर बंद कर दिया, और उस रूम में सांस लेने के लिए एक छोटा सा होल छोड़ा गया।
उन 146 लोगों में से 123 की मौत उसी समय दम घुटने की वजह से हो गई। उस और बाकी बचे हुए लोगों में से एक कैप्टन हॉल थे जिन्होंने आकर के, और ये बात उस समय ब्रिटेन के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बताई। और रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, मानव अधिकार का उल्लंघन है, और इस चीज़ को ही आधार बनाते हुए उन्होंने सिराजुद्दौला पे आक्रमण कर दिया। और इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया बंगाल के ऊपर। और ये एक ऐसा युद्ध था जिसने इस बात की कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आने वाले समय में ब्रिटिशर्स भारत पर राज करना चाहते हैं। आलमगीर सेकंड 1759 में डेथ होने के बाद और नए राजा बनते हैं हमारे शाह आलम सेकंड। इनका टाइम पीरियड रहा है 1759 से लेकर के 1806। 1759 से लेकर के 1806। देखिएगा, अगर मैं बात करूं शाह आलम की, तो इतिहासकार शाह आलम के बारे में कहते हैं कि देखो, शाह आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक, मतलब दिल्ली से, और बेसिकली दिल्ली में ही है पालम, वहाँ तक सिमट करके रह गए थे मुगल। हालांकि ये भारत के केंद्र में राज करते थे, लेकिन बाकी स्वतंत्र राज्यों की भी स्थापना हो गई थी। जैसे एक आपको पता है इंडिपेंडेंट किंगडम आपका कौन सा बन गया था, बंगाल। सिराजुद्दौला के बाद और बंगाल पर रूल कर रहे थे हमारे कौन, मीर कासिम। एक और स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई थी, अवध। अवध पर राज करते थे सुजाऊ दौला। ये सब ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज से नाखुश बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन इन तीनों को पता भी था कि ये इंडिविजुअली ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। यही रीज़न था कि इन तीनों ने अपनी आर्मी को यूनाइट कर लिया, इन तीनों ने अपनी आर्मी को संयुक्त कर लिया और रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ 22 अक्टूबर 1764 को इतिहास में बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध लड़ा। और ये इतिहास का एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसने इस बात को कन्फर्म कर दिया कि हाँ, अंग्रेज अब भारत में राज करेंगे। एक तरफ इन तीनों की संयुक्त सेना थी और दूसरी तरफ थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन की तरफ से, और उनका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध में बहुत ही बुरी तरीके से हराया इन्होंने मुगल्स को, बंगाल और अवध को। और इसी के साथ एक ट्रीटी हुई जिसे हिस्ट्री में इलाहाबाद की संधि कहते हैं, और इलाहाबाद की ट्रीटी के अनुसार ये युद्ध ख़त्म हुआ। और इस युद्ध की ख़त्म होने के साथ ही मुगलों को पेंशनर बना दिया गया। इनको 26 लाख रुपए सालाना पेंशन देनी शुरू कर दी ब्रिटिशर्स ने कि आप लाल किले में रहिएगा, पेंशन ले लीजिएगा, और डिसीजन वही होगा जो ब्रिटिशर्स लेंगे। शाह आलम सेकंड, याद रखिएगा, पेंशन पाने वाले और पहले मुगल राजा रहे हैं। इसी के टाइम पीरियड में 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं तो इससे पहले जो राजा आलमगीर सेकंड रहे हैं, ये बहुत ही कमज़ोर राजा थे। इन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र को और मराठाओं को सौंप दिया, और धीरे धीरे मराठाओं ने 1761 तक आते आते पूरे हरियाणा को अपने अंडर कर लिया। अब मराठा चाहते थे कि वो हरियाणा से अपने साम्राज्य को बढ़ाएं, और यही रीज़न था कि वो हरियाणा से एंट्री कर लेते हैं पंजाब में। और याद रखिएगा, पंजाब में उस समय थे हमारे कौन, अहमद शाह अब्दाली, और मराठाओं की तरफ से रहे हैं हमारे उस समय उनके वजीर सदाशिव भाऊ। याद रखिएगा, ये बाजीराव के कज़न थे, चचेरे भाई थे। हम इनके बारे में मराठा साम्राज्य में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। और सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में मराठाओं की हार और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। तो ये युद्ध भी शाह आलम सेकंड के समय में ही लड़ा गया था। शाह आलम सेकंड की 1806 में डेथ होने के बाद और नए राजा बनते हैं अकबर सेकंड 1806 से लेकर के 1837 तक राज करने वाले राजा रहे हैं। यही वो राजा थे जिन्होंने एक सोशल रिफॉर्मर
राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल या राजा की क्या दी थी, उपाधि या उपमा दी थी। ये 26 लाख रुपए सालाना पेंशन से खुश नहीं थे। यही रीज़न था कि इन्होंने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने और इनके इस कॉन्सेप्ट को अपनाने से मना कर दिया और इनकी पेंशन नहीं बढ़ाई गई। और बार बार राजा राम मोहन राय को इन्होंने भेजा पेंशन बढ़ाने के लिए। ब्रिटिशर्स इतने फेडअप हुए कि इन्होंने मुगलों को मिलने वाली पेंशन को बंद कर दिया। तो याद रखिएगा, पेंशन पाने वाले दो ही राजा रहे हैं, शाह आलम सेकंड और अकबर सेकंड। पेंशन नहीं आती थी, लेकिन मुगल्स अपनी करेंसी छापते थे, सिक्के, उससे ये अपना काम चला रहे थे उस समय। लेकिन 1835 में मुगल करेंसी, मुगलों के जो सिक्के थे, ब्रिटिशर्स द्वारा उन्हें भी पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। और इसी बैन के साथ साथ ये पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड बहुत ही क्या हो गए, ज़्यादा। 1837 में अकबर सेकंड की डेथ होने के बाद नए राजा बने बहादुर शाह सेकंड। और बहादुर शाह सेकंड 1837 से 1857 तक राजा रहे। याद रखिएगा, ये मुगलों के अंतिम राजा रहे हैं और मुगल साम्राज्य में बाबर के बाद शासन करने वाले ये 20वें राजा रहे हैं। टोटल 20 मुगल राजाओं ने भारत में शासन किया। अगर मैं बात करूं बहादुर शाह सेकंड की, तो ये पोएम्स बहुत ही ज़्यादा लिखते थे और पोएम लिखने के लिए अपना पेन नेम इस्तेमाल करते थे, जफ़र। इसीलिए इनको बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बहादुर शाह जफ़र की बात करूं, तो बहादुर शाह जफ़र 1857 की क्रांति के नेता रहे हैं भारत में। 1857 की क्रांति के नेता। ब्रिटिशर्स 1857 में की क्रांति के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में फिर पढ़ेंगे। मेरठ से कुछ सैनिक आकर के और राजा से रिक्वेस्ट करते हैं 11 मई को 1857 को कि उनके पास कोई नेता नहीं है, तो वो क्यों ना 1857 की क्रांति के नेता बने। और इस बूढ़े राजा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ये स्वीकृति दे देते हैं कि मैं 1857 की क्रांति का नेता हूँ। ब्रिटिशर्स को भी पता था कि क्रांति को दबाना है तो उसके मेन नेता को ही पकड़ लिया जाए। यही रीज़न था कि ब्रिटिशर्स ऑफिशियल हडसन द्वारा और लाल किले के ऊपर आक्रमण किया गया। बहादुर शाह जफ़र अपनी वाइफ जिन्नत महल के साथ और अपने बच्चों को लेकर के वहाँ से भाग जाते हैं और ये हुमायूं के मकबरे में जाके छिप जाते हैं। हडसन द्वारा इन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया जाता है और वहीं पर इनके बेटों की हत्या कर दी जाती है, ताकि आने वाले समय में वो ये बगावत ना करें कि वो मुगलों के अगले राजा हैं। इनके ऊपर मुकदमा चलता है और याद रखिएगा, ये मुकदमा 41 दिन तक चला। 41 दिन तक चला। इस मुकदमे की 21 विटनेस थे जिन्होंने गवाहियाँ दी। 41 दिन तक चला ये मुकदमा। पहली बार रेड फोर्ट या लाल किले में चला। ये वही जगह जहाँ पर बहादुर शाह जफ़र राज करते थे। 41 दिन मुकदमा चलने के बाद और गिल्टी पाया गया बहादुर शाह जफ़र को, और 7 अक्टूबर 1858 को बहादुर शाह जफ़र को सुबह 4 बजे उनकी वाइफ जिन्नत महल और उनके 2 बेटों के साथ रंगून भेज दिया गया, जो कि आपका कहाँ पे है, बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। और उसी रंगून म्यांमार में 1882 में 82 वर्ष की उम्र में 82 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। और याद रखिएगा कि इनका टॉम या इनका जो मकबरा है वो भी रंगून बर्मा में ही है। यही रीज़न है कि इनकी डेथ होने के साथ ही और भारत से मुग़ल साम्राज्य के इतिहास की भी समाप्ति हो जाती है। अगली क्लास में और हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन मैं आपको लास्ट में एक बार फिर से मेमोराइज़ करवाना चाहता हूं। प्लीज़ याद रखिएगा, कल हमारे वार्तालाप 2 सेशन के बारे में बहुत ही अल्टीमेट सेशन होने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को वार्तालाप 2 सेशन के बारे में बताएं। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।